आहान को एकदम हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद राणा फैमिली इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी हो गई। आहान के कंधे में गोली लगी थी। आर्या दीवार पर से टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी टी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। उसके हाथों और गले पर खून सूख चुका था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसे याद आ रहा था जब आहान ने उसे अपनी बाहों के घेरे में पकड़कर एकदम घुमा दिया था और जोरदार धमाके के साथ गोली उसके कंधे में घुस गई थी। वो उसे लेकर नीचे गिर गया था। आर्या ने उठकर आहान को देखा था। वो तो बेहोश हो चुका था। राणा साहब ने अनिकेत से कहा, गोली चलाने वाले का कुछ पता नहीं चला, ऐसे कैसे हो सकता है? अनिकेत ने कहा, बाबा साहेब, आईजी राठौड़ का कहना है कि गोली अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से चली है। शूटर ने एक ज्यादा रेंज वाली गन यूज की है। जब तक पुलिस वाले वहां पहुंचते तब तक शूटर वहां से निकल चुका था। राणा साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सतेंद्र को फोन किया तुमने? अनिकेत ने कहा, जी बाबा साहिब, पर उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। दामाद उनके फॉरेन में है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम सब कुछ संभाल लें। राणा साहब ने कहा, यह भी ठीक है, आखिर हम भी तो आहान की फैमिली हैं। अनिकेत ने कहा, पर बाबा साहिब। अनिकेत के कहने पर राणा साहब ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, गोली का असली टारगेट आर्या थी। राणा साहब ने आर्या की तरफ देखा जो दीवार पर से टिकाकर आंखें बंद करके खड़ी थी। राणा साहब ने कहा, पता है मुझे, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो आहान बीच में आ गया, मगर। अनिकेत ने कहा, बाबा साहेब, हमें और ज्यादा अलर्ट रहना होगा। आप तो आर्या को जानते हैं, उसके दिल में कोई डर नहीं है, मौत का भी नहीं। राणा साहब ने कहा, जिस इंसान ने मौत को बिल्कुल करीब से देखा हो उसे मौत का डर नहीं रहता। वरिष्ठ और वशिष्ठ आर्या के अगल बगल में खड़े हो गए। आर्या ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं उसे एक बिन बुलाया मेहमान समझ रही थी, बट ही सेव्ड मी। वरिष्ठ ने कहा, आई होप कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। आई एम फीलिंग गिल्टी, डोंट नो व्हाई। वशिष्ठ ने कहा, आर्या, गोली तुम पर चली थी, कोई तुम्हें मारना चाहता था। आर्या ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई मुझे मारना नहीं चाहता था, बस घायल करना चाहता था। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने कहा, गोली आहान के कंधे पर लगी। जिस बिल्डिंग से गोली चली वहां से पार्टी ठीक ठाक दूर थी, यानी कि गोली चलाने वाला कोई प्रोफेशनल शूटर था। आहान घूमा और गोली आहान के कंधे में लगी। इसका मतलब, आर्या ने अपने कंधे की तरफ देखा और फिर कहा, गोली मेरे कंधे को छूकर निकल जाती, पर क्योंकि आहान मुझसे लंबा है इसलिए गोली उसके कंधे में लग गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, इस सिचुएशन में भी तेरा दिमाग इतना चल रहा है? वशिष्ठ ने कहा, पर तुझे कोई घायल क्यों करना चाहेगा? मतलब क्या फायदा है कि तू घायल हो जाए? आर्य ने कहा, शायद कोई चेतावनी या फिर कुछ और। वरिष्ठ ने कहा, यह बात बाबा साहेब और अनिकेत दादा को बतानी पड़ेगी। इतना कहकर वो जाने लगा कि तभी आर्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुक यहीं पर, किसी से कुछ नहीं कहेगा तू। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्यों पर? आर्य ने कहा, इस वक्त किसी से भी कुछ कहना सही नहीं रहेगा। इस मैटर में बाबा साहेब हमें इन्वॉल्व नहीं होने देंगे, इसलिए हमें जो भी करना होगा सीक्रेटली करना होगा। तभी डॉक्टर बाहर आए तो सब लोग डॉक्टर के पास खड़े हो गए। राणा साहब ने कहा, डॉक्टर, कैसा है हमारा बच्चा? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, फिक्र न करे राणा साहब, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। गोली हमने निकाल दी है, अब वो खतरे से बाहर है। सुनकर सबने राहत की सांस ली। वरिष्ठ ने कहा, डॉक्टर, हम उससे कब मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, फिलहाल तो हम उसे अभी ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं। कल सुबह हम उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, दोपहर तक उसे होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। अनिकेत ने कहा, बाबा साहेब, आप सब घर जाइए, मैं यहां पर रहूंगा। आर्य ने कहा, दादा, मैं भी यहीं रहूंगी। अनिकेत ने कहा, अपनी हालत देखो, घर जाओ, मैं यहां पर रुकता हूं। तुम कल सुबह आ जाना, कल मुझे ऑफिस जाना है। राणा साहब ने कहा, मलिक और नायक बाहर हैं, सिक्योरिटी के साथ, कुछ होगा तो वो यहीं होंगे। अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया। राणा साहब, वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या घर के लिए निकल गए। आर्या नहाकर बाहर निकली और अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें बंद कर ली। उसे आहान की आंखें याद आने लगी। वो आंखें उसे देख रही थी जब उसे गोली लगी थी। आर्या ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी।
आर्य ने खुद से कहा, नहीं नहीं आर्य, वेक अप, क्या सोच रही है तू? सो जा चुपचाप, यू नीड सम रेस्ट। इतना कहकर उसने सिरहाने ठीक किए और दोबारा सो गई। अधिराज अपने घर में था। उसे याद आ रहा था जब उसके सामने आहान ने आर्य को गले लगाया था और आहान को गोली लगी थी। अधिराज ने एकदम से उस तरफ देखा जिस तरफ से गोली चली थी। अधिराज ने सोचते हुए कहा, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उस आहान को मैंने कहीं देखा है, और कहां देखा है मैंने उसे? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? उसे देखते ही मुझे नेगेटिव सा क्यों फील हुआ था? तभी दरवाजे की आवाज आई और सरकार अंदर आया। उसने अधिराज की तरफ देखा और फिर कहा, अरे तुम अभी तक सोए नहीं? अधिराज ने कहा, आपको राणा फैमिली के बारे में कुछ पता चला? सब ठीक है ना वहां पर? सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम उस राणा फैमिली के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? अधिराज ने सरकार की तरफ देखा तो सरकार ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ वो लोग ठीक है। वो लड़के ने गोली अपने ऊपर ले ली थी, वो भी ठीक है अब। अधिराज ने कहा, पापा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहां। आपको भी ऐसा कुछ लगा क्या? सरकार ने कहा, मैंने उस लड़के को नहीं देखा। वैसे वो सत्येंद्र मिश्रा जो उनका फाइनेंस संभालता है, वो उसका भांजा है, विदेश में पड़ा है, शायद वहीं कहीं देखा हो तुमने। अधिराज ने कहा, मे बी, ओके, मैं सोने जा रहा हूं, गुड नाइट। इतना कहकर अधिराज चला गया। उसके जाते ही सरकार ने फोन निकाला और फिर एक फोन मिलाया। उधर से फोन पिक होते ही सरकार ने कहा, मेरे बेटे को शक हो गया है कि उसने उस लड़के को कहीं देखा है। इससे पहले उसे आहान के बारे में कुछ भी याद आए, आहान को कहो कि सब कुछ जल्द से जल्दी खत्म करे। सामने से कुछ कहा गया तो सरकार ने ठीक है कहकर फोन काट दिया। अगली सुबह आर्य हॉस्पिटल आई तो आहान को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अनिकेत उसके कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। आर्य को देखते ही अनिकेत ने कहा, तुम अकेली आई हो? आर्य ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ और वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन साइट पर चले गए और बाबा नायक के साथ दादा साहिब से मिलने गए। मलिक बाहर है सिक्योरिटी के साथ। अनिकेत ने अंगड़ाई ली और फिर कहा, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, जैसे ही इसे होश आता है मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, टेक केयर। इतना कहकर अनिकेत चला गया और आर्य आहान के सामने बैठ गई। दादा साहिब के सामने राणा साहिब बैठे थे। नायक साथ में खड़ा था। दादा साहिब ने कहा, आर्या तो ठीक है ना? राणा साहब ने कहा, जी दादा साहिब, आर्या ठीक है। आहान ने उसकी जान बचा ली। दादा साहिब ने कहा, वो लड़का कौन है? राणा साहब ने कहा, वो सत्येंद्र का भांजा है, विदेश से पढ़कर आया है अभी। दादा साहब ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। राणा साहब ने कहा, पर दादा साहब ने उन्हें टोकते हुए कहा, राणा, हमारी पार्टी पिछले 10 सालों से सब इलेक्शन जीतती आ रही है, मगर हमारे पिछले विधायक के घोटाले की वजह से इस बार बहुत कम चांस है कि हम इलेक्शन जीते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार का इलेक्शन तुम लड़ो। भले ही हम गैंग लीडर हैं, मगर यहाँ के लोगों के लिए तुम भगवान से कम नहीं हो। राणा, एक बार तुम इलेक्शन जीत गए तो उन लोगों को फुल पावर के साथ रोक सकोगे। मेरी बात मानो और इलेक्शन में खड़े हो जाओ। राणा साहब ने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकले। राणा साहब आगे आगे चल रहे थे और नायक पीछे था। तभी नायक ने एक आदमी को दूसरे दरवाजे से अंदर जाते देखा। नायक चौंक गया। राणा साहब पीछे घूमे और उन्होंने नायक को आवाज दी। नायक ने राणा साहब की तरफ देखा तो राणा साहब ने कहा, क्या हुआ, तुम वहां क्यों खड़े हो? नायक ने सिर हिला दिया और राणा साहब की तरफ बढ़ गया। आर्या आहान के बगल में बैठी थी। अचानक आहान अपना सिर इधर उधर हिलाने लगा। उसका चेहरा एकदम से पसीने से भर गया। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आहान। आहान तड़प रहा था, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। आर्य ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया और कहा, आहान। आहान ने उसका हाथ पकड़ा और एकदम से जाग गया। उसने आर्य को अपने सामने देखा और कहा, आर्य। उसने उठने की कोशिश की तो आर्य ने उसकी उठने में मदद की। आहान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ था? आर्य ने कहा, तुमने मेरे लिए गोली अपने ऊपर ले ली, तुम तब से बेहोश हो। आहान ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, जब मैं यहाँ आया था तब मामा जी ने कहा था कि अगर इस परिवार के लिए जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना।
आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हारा ऊपर का माला खाली है क्या? सत्येंद्र अंकल ने तुम्हें लॉयल रहने के लिए कहा था, सच में अपनी जान देने के लिए नहीं कहा था। यू स्केयर्ड मी इडियट। आहान ने कहा, दैट मीन्स आई हैव बिकम योर फियर। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ जो आहान ने पकड़ रखा था। आहान ने भी हाथ की तरफ देखा और फिर उसने आर्य का हाथ छोड़ दिया। आहान ने कहा, गोली चलाने वाले का कुछ पता चला? आर्य ने कहा, नहीं, सब उसे ढूंढ रहे हैं, हम भी, पुलिस वाले भी। आहान ने कहा, अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो क्या करोगी? आर्य ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आई विल किल हिम। आहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पता था मुझे कि तुम यही कहो। आर्य ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे लोगों को मारने में मजा आता है। आई लव टू किल पीपल। आहान ने कहा, इट्स इलीगल। आर्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। तभी आर्य का फोन बजने लगा। आर्य ने फोन देखा तो वशिष्ठ का फोन था। आर्य ने कहा, मैं अभी आती हूँ। आहान ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्य बाहर चली गई। आहान ने उसके जाते ही पास रखे टेबल पर से अपना फोन उठाया और फोन मिलाया। फोन पिक होते ही आहान ने कहा, ये गोली चलाने का आइडिया किसका था? सामने से कुछ कहा गया तो आहान ने चिढ़कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ये जानना है कि गोली क्यों चली और किसने चलवाई। सामने से फिर कुछ कहा गया तो आहान ने कहा, अगर आपने नहीं किया तो ये पता कीजिए किसने किया, पता करिए कि कौन मेरे शिकार पर हाथ डाल रहा है, जल्द से जल्द। इतना कहकर आहान ने फोन काट दिया और फिर सिर पर हाथ रख दिया। तभी आर्य अंदर आई और उसने कहा, डू यू हैव हेडेक? आहान ने मुस्कुराकर ना में सिर हिला दिया। आर्य ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर तुम लकी रहे तो कल तक डिस्चार्ज हो सकते हो। आहान मुस्कुरा दिया। आहान अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहा। राणा फैमिली ने उसका बहुत ख्याल रखा, खासकर आर्य ने। वो ज्यादातर हॉस्पिटल में रही आहान के साथ। आहान को वापस घर लाया गया। आर्य, वरिष्ठ और वशिष्ठ अब उसके साथ घुलने मिलने लग पड़े। आर्य और आहान एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दोनों सुबह साथ में जॉगिंग जाते थे। आर्य ने आहान का उस वक्त तक पूरा ख्याल रखा जब तक आहान का जख्म भर नहीं गया। इसी बीच राणा साहब ने इलेक्शन का नामांकन भर दिया। जनता का रुझान देखते ही बनता था। राणा साहब की पूरी फैमिली नाश्ता कर रही थी। आहान भी वहीं बैठा था। अनिकेत ने राणा साहब से कहा, बाबा, आपसे एक बात कहनी थी। राणा साहब ने उसकी तरफ देखा तो अनिकेत ने कहा, बाबा, वो पंचकनी वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। राणा साहब ने खुश होकर कहा, सच में? आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, कांग्रेचुलेशंस। अनिकेत ने कहा, पर इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे 1 महीने के लिए पंचकनी जाना होगा। सब चुप हो गए। राणा साहब ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, हम तुम्हारा वहां रहने का इंतजाम करवा देंगे। ये प्रोजेक्ट तुम्हारी मेहनत का फल है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। अनिकेत मुस्कुरा दिया। फिर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ से कहा, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलोगे? मुझे तुम लोगों को काम बताना है। मैं 1 महीने के लिए यहाँ नहीं होऊंगा। आर्य ने एकदम से कहा, दादा, बरसी की पूजा तो 3 दिन बाद है, आप उसके लिए तो आओगे ना? अनिकेत ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, पता नहीं, पर तुम लोग हो ना। आई नो तुम लोग सब संभाल लोगे। और हाँ, तुम आज मेडिकल हाउस जाओगी, वहां भी नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिसे बाबा साहेब ने खुद शुरू किया है। सारी रिपोर्ट तैयार करके बाबा साहेब को दे देना। आर्य ने सल्यूट किया और कहा, यस बॉस। सब उसकी हरकत पर हंस पड़े। आहान बाहर आया तो आर्या बाइक लेकर खड़ी थी। आहान ने कहा, बाइक तो बैन थी ना तुम्हारी? आर्या ने कहा, सिर्फ 1 महीने के लिए, आज 1 महीना पूरा हो गया है। आहान ने बाइक की तरफ देखा और आर्या ने कहा, तुम्हें डर लगता है बाइक पर? आहान ने एकदम से कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा? तभी राणा साहब बाहर आए और उन्होंने आर्या को बाइक के साथ देखा। उन्होंने पूछा, तुम बाइक पर जा रहे हो? आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया। राणा साहब ने आहान के कंधे पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर चले गए। आहान ने कहा, राणा साहब। तभी वरिष्ठ और वशिष्ठ बाहर आए। उन्होंने आर्या को बाइक पर देखा और वरिष्ठ ने आहान को देखते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, आई होप कि तुम झेल लोगे। इतना कहकर वो चला गया। वशिष्ठ ने आहान से कहा, गॉड सेव दिस चाइल्ड। इतना कहकर वो भी चला गया। आहान ने आर्या से कहा, ये सब क्या था? आर्या ने कहा, कुछ नहीं, वो सब मजाक कर रहे थे, तुम बैठो। इतना कहकर आर्या ने उसे स्पेयर हेलमेट दिया। आहान ने हेलमेट लगाया और बैठ गया। आर्या ने बाइक आगे बढ़ा दी। आहान ने आर्या के पेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था।
हाईवे पर आर्य की बाइक की स्पीड 100 से ऊपर थी। आर्य ने मिरर व्यू में देखा तो आहान ने कसकर आंखें बंद की हुई थी। आर्य ने बाइक मेडिकल हाउस के बाहर रोक दी। आहान की आंखें अभी भी बंद थी और उसने आर्य के पेट को अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। आर्य ने उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर कहा, आहान। आहान ने आंखें बंद रखते हुए ही कहा, हाँ। आर्य ने कहा, हम पहुंच गए। आहान ने एकदम से आंखें खोली और फिर इधर उधर देखते हुए कहा, हम पहुंच गए। आर्य ने कहा, तुम कहो तो एक राउंड और लगा कर आए। आहान ने एकदम अपने हाथ हटाए और कहा, क्यों, मुझे मारना है तुम्हें? एक काम क्यों नहीं करती, किसी ट्रक के नीचे धक्का दे दो, वो आसान रहेगा। इतना कहकर वह हेलमेट निकालने लगा, मगर उससे नहीं निकला। आर्य पीछे घूमी और उसने आहान का हाथ पकड़कर नीचे किया और हेलमेट का बकल निकाल दिया। आहान ने कुछ देर के लिए उसकी तरफ देखा और फिर एकदम से बाइक से उतर गया। वो दोनों मेडिकल हाउस के अंदर गए। आहान ने कहा, तो तुम लोगों का हॉस्पिटल भी है? आर्य ने कहा, यह बाबा का सपना है। इस मेडिकल हाउस के अंदर बाबा ने एक हॉस्पिटल खोला है। एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें गरीब स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाती है स्कॉलरशिप पर। 2 रिसर्च लैब हैं, इसलिए हम इसे मेडिकल हाउस कहते हैं। आहान ने कहा, मैं फोटोज ले सकता हूं? मैं पहली बार इतना बड़ा मेडिकल हाउस देख रहा हूं। आर्य ने सिर हिला दिया। आहान ने फोन निकाला और फोटो ले लिए। फिर उसने आर्य की तरफ देखा और फिर कहा, सेल्फी। आर्य ने कहा, मैं फोटोज नहीं खिंचवाती। आई हेट टू बी क्लिक्ड। आहान ने सिर हिला दिया। उन दोनों ने पूरा मेडिकल हाउस घूमा और फिर बाहर आ गए। 2 दिन बाद आर्य की माँ, उसके भाई अनिकेत की माँ बाप और वरिष्ठ वशिष्ठ की माँ की बरसी की पूजा थी। सब काम में लगे हुए थे। तभी नायक को किसी का फोन आया और वो बाहर चला गया। वरिष्ठ ने कहा, यकीन नहीं होता कि पहली बार इस पूजा पर अनिकेत दादा हमारे साथ नहीं है। वशिष्ठ ने कहा, उन्हें पंचगनी जाना क्या ज्यादा जरूरी है? आर्य ने कहा, अगर जरूरी नहीं होता तो दादा कभी नहीं जाते। तभी नायक अंदर आया और उसने राणा साहब के कान में कुछ कहा। राणा साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर आर्य, वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखकर उन्होंने कहा, मुझे किसी काम से बाहर जाना होगा। आर्य ने कहा, पर बाबा पूजा। राणा साहब ने कहा, तुम तीनों मंदिर पहुंचो, मैं सीधा वहीं मिलूंगा तुमसे। इतना कहकर राणा साहब मलिक और नायक को लेकर चले गए। वरिष्ठ ने कहा, बाबा साहेब को क्या हो गया? वशिष्ठ ने कहा, पापा ने बाबा साहेब के कान में कुछ कहा, वो परेशान हो गए, कुछ बात तो है। उनके पीछे खड़े आहान ने उनसे छुपाकर एक टेक्स्ट टाइप किया और फिर एक नंबर पर सेंड कर दिया। आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हमें उन्होंने मंदिर जाने के लिए कहा है, चलो फिर उठाओ सामान। उन सब ने सामान उठाया और बाहर चले गए। आहान भी एक टोकरी उठाकर उनके साथ बाहर चला गया। अधिराज ने एक होटल के बाहर कार पार्क की और अंदर चला गया। अंदर उसके दोस्त उसका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर की मस्ती के बाद एक दोस्त ने अधिराज से कहा, तुम्हारे और छोटे राणा साहब के बीच कुछ शुरू हुआ, या फिर अब भी वो तुम्हें देखते ही तुम्हारे मुंह तोड़ने की धमकी देती है? सब हंसने लगे। अधिराज ने कहा, वो लड़की टेढ़ी खीर है, बहुत गुस्सा है उसमें, पर फिर भी पता नहीं क्यों उसे देखते ही मुझे कुछ हो जाता है। आई मिस हर, बट आज उससे मिल भी नहीं सकता। आज उनके यहाँ बरसी की पूजा है। एक दोस्त ने कहा, यार सारी मुंबई की लड़कियां तुझ पर मरती हैं और तू उसके पीछे पड़ा है, जो तुझे घास भी नहीं डालती। ऐसा क्या है उस आर्या में? दूसरे ने कहा, जब से आर्या ने इसे बचाया है तब से दीवाना है ये आर्या का। पहले वाले ने कहा, आर्या ने अधिराज को बचाया था? दूसरे दोस्त ने कहा, अरे याद नहीं तुझे, जब हाई स्कूल में आर्मी स्कूल के लड़कों के साथ अधिराज का पंगा हो गया था? वो लोग तो इसे पीट डालते अगर आर्या बीच में ना आई होती। सब हंस पड़े। खुद अधिराज को भी इस किस्से को याद करके हंसी आ गई। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने एकदम से कहा, शिट, और वो उठ खड़ा हुआ। उसके दोस्तों ने उसकी तरफ देखा, मगर वो कुछ पूछते अधिराज अपनी कार की तरफ भागा। उसने अपनी कार को तेजी से मोड़ा और हाईवे पर भगा दी। उसने फोन निकाला और फिर छोटे राणा साहब को फोन किया, मगर फोन लगा नहीं। अधिराज ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और कहा, डैम इट। आर्या, वरिष्ठ और वशिष्ठ मंदिर की सीढ़ियों पर राणा साहब का इंतजार कर रहे थे। आर्या ने इधर उधर देखा और फिर कहा, आहान कहाँ है? वरिष्ठ ने कहा, वो मंदिर के अंदर है। उसने कहा कि वो तैयारियां देख लेगा। वशिष्ठ ने कहा, ये तीनों कहाँ रह गए? आर्या ने राणा साहब को फोन किया। उनके फोन उठाते ही आर्या ने कहा, बाबा कहाँ हो आप?
राणा साहब ने कहा, तुम्हारे सामने। उनके इतना कहते ही राणा साहब की कार मंदिर के सामने रुक गई। मलिक आगे की सीट से बाहर निकल आया। नायक ने दरवाजा खोला ही था कि अचानक पीछे से तेजी से ट्रक आया और उसने जोरदार टक्कर राणा साहब की कार को मार दी। आर्या के हाथ से फोन छूट गया और वो चिल्लाई, बाबा। वरिष्ठ और वशिष्ठ कांप उठे। कार पलट चुकी थी। वो तीनों कार की तरफ भागे कि तभी ट्रक से 10-12 आदमी गन लेकर निकले और उन्होंने कार पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। वरिष्ठ ने आर्या को एकदम से पीछे खींच लिया। वशिष्ठ ने अपनी गन निकाली और वो भी गोलियां चलाने लगा। राणा साहब के आदमी भी गन निकालकर शूट करने लगे। ट्रक से निकले आदमियों ने गोलियों की बौछार कार पर कर दी। नायक ने अधखुली आंखों से राणा साहब की तरफ देखा, जो आधी बेहोशी में थे। तभी एक आदमी गन लेकर राणा साहब के सामने आ गया। नायक ने उस आदमी की तरफ देखा और वो पूरी तरह से राणा साहब के ऊपर लेट गए। उस आदमी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सारी गोलियां नायक की पीठ में घुस गईं। कार का ड्राइवर मर चुका था और मलिक भी घायल होकर एक तरफ पड़ा था। कुछ देर बाद वो सब आदमी वापस ट्रक में बैठ गए और चले गए। सब कार की तरफ भागे और उन्होंने कार से नायक और राणा साहब को निकाला। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने नायक को संभाला और आर्या राणा साहब का सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उनके आदमी कार लेने के लिए भागे। वरिष्ठ ने नायक को हिलाया और कहा, पापा। नायक की आंखें बंद हो चुकी थी। उसका सारा शरीर गोलियों से छलनी था। वशिष्ठ ने वरिष्ठ के कंधे पर हाथ रखा और दोनों भाई सिसक उठे। राणा साहब ने अटकते हुए कहा, आर्या को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, तो उसने अपना कान राणा साहब के मुंह के पास किया। राणा साहब की गर्दन एक तरफ को हो गई और आर्या सुन पड़ गई।